आरबीआई के एग्जाम में लगभग 1 महीना रह गया है और इस टाइम पे आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबको जो परेशान कर रहा होगा वो ये सवाल है कि पढ़ भी लिया है, रिवाइज भी कर लिया है, बट जब एमसीक्यू दे रहे हैं उसमें स्कोर अच्छा नहीं ला पा रहे हैं। तो स्कोर कैसे इम्प्रूव करना है ये आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। सो आज के सेशन का जो टाइटल भी है, जो मुद्दा भी है, वो यही है कि बाकी लोगों से बेटर स्कोर आप कैसे कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। मैं आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस लेती हूँ। शुरू करने से पहले आज के लेक्चर में मैं आपको बता दूं, मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट से 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा ले सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आपको जो है लाइन के उस पार यानी सिलेक्शन की तरफ जो है ले जाने में ये 10 से 15 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि आरबीआई का जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो एक्सटेंड हो गया है, 16 जून अभी हो गया है। तो हम जो है यहाँ पर हमारा जो मिशन आरबीआई ग्रेड बी जो बैच यहाँ पर चला हुआ है, इसमें आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। ऐसे ही हमारा रैपिड रिवीजन बैच भी है जिसमें आप जो है एनरोल कर सकते हैं, जहाँ फेज़ 1 फेज़ 2 की रैपिडली रिवीजन करवाई जाएगी। अगर आपको किसी में भी एनरोल करना हो तो Y674 जब आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको 78% डिस्काउंट मिलेगा अड्डा 24/7 की ऐप से। तो अगर रिवीजन में प्रॉब्लम है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर सिर्फ आपको टेस्ट पैक्स चाहिए तो टेस्ट पैक्स पर एक बहुत ही बड़ा ऑफर हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, जहां पर आपको किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो है टेस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। बाकायदा आपको करना क्या है, Y674 के बाद S लगाना है। ये जो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है Y674, इसके बाद जब आप S लगा देंगे तो आप ये टेस्ट पैक में मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला जो हमारा रूल है वो है बी अवेयर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस। फैक्चुअल क्वेश्चन एक बहुत बड़ा ट्रैप होते हैं, यानी फैक्चुअल मतलब जो नंबर्स जहां पर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जी जीडीपी का कोई आंकड़ा कि या हमारा इस साल एक्सपोर्ट कितना बड़ा है, वो बहुत ही क्लोज नंबर्स होते हैं, जैसे 6.66, 6.7, 6.8, ठीक है, या फिर 7.1। ये बहुत ही क्लोज नंबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह 3 लिखा हुआ है, एक जगह 15 लिखा हुआ है और हम एक्सट्रीम नंबर्स जो है हटा दे कि नहीं नहीं इतना तो नहीं ग्रो हुआ होगा, ऐसे करके ऐसा एग्जामिनर नहीं देता है ना। अगर देता है तो वो आपका गुड लक है, बट बहुत ही अक्सर ये देखा गया बहुत क्लोज नंबर्स होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बड़ा ट्रैप होते हैं। देखो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चंस आता है तो उसको टिक करो और उसमें सिर्फ 5 सेकंड लो। 20 सेकंड में आपको एक सवाल अटेम्प्ट करना है और ऐसे क्वेश्चंस में आप सिर्फ 5 सेकंड लोगे, क्योंकि यहां से आपको बचाने हैं 15 सेकंड, वो लगाने हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, टाइम सेव करो यहाँ से, और अगर क्वेश्चन आता है तो उसको टिक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ना तो यहाँ आप कोई एजुकेशनल गेस लगा सकते हो, ना कोई एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो। टिक करो, आगे बढ़ो। अगर नहीं आता तो ट्रस्ट मी, ऐसे क्वेश्चंस पर नेगेटिव मार्क होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में एक तो स्ट्रेस होता है, कंफ्यूजन ऑलरेडी होता है, तो नेगेटिव मार्क आप गलत टिक करोगे। अगर आपको नहीं आता है तो सिर्फ गेस वर्क कर रहे हो तो आप गलत टिक करोगे, इसके चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप अवॉइड कर सकते हो जहां पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग नंबर्स आपको दिख रहे हो और आपको बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं है कि इनमें से कौन सा नंबर आपका सही होगा। सो बी अवेयर ऑफ द फैक्चुअल क्वेश्चन, स्पेशली ये नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं जिसमें आपके जो है नंबर ऐसे दिमाग में घूमते रहते, क्या हो सकता है क्या हो सकता है, राइट। यहाँ से आपके बेशक मार्क्स नहीं आएंगे बट आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। आपको पता है ना, आपने इससे पहले भी एग्जाम्स दिए होंगे, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो है काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। अब वो सोचते हैं कि काश मैंने ये 5 क्वेश्चन नेगेटिव में नहीं करे होते तो मेरा आज लिस्ट में नाम होता। सो आप जो है इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी एलिमिनेशन टेक्निक। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ नॉलेज के बेसिस पर जाते हैं एग्जाम देने, बहुत सारे ऐसे स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। बट अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप स्मार्टली चीज़ों को करेंगे। एलिमिनेशन टेक्निक, कॉमन सेंस, लैंग्वेज को डिटेक्ट करना, फैक्चुअल क्वेश्चंस पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप जब यूज़ करोगे, ट्रस्ट मी, आप बेटर स्कोर कर पाओगे दूसरे बच्चों से। एलिमिनेशन टेक्निक कैसे होता है, यहाँ पर जी पूछा हुआ है कि एक कोई ऐसे ही कोई स्कीम है जहाँ पर जो एजेड मतलब जिसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है 18 से 50 साल तक की, ठीक है। हालांकि आप जो है ऐसे करके कुछ भी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 55 साल तक भी आप जो है उसमें एनरोल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करी हुई है, तो आपने बहुत सारी योजनाएं पढ़ी होंगी, बहुत सारी स्कीम्स पढ़ी होंगी, मैंने भी आपको करवाई है।
तो आपने अक्सर स्कीम्स में ये देखा होगा कि जो एज की शुरुआत होती है ना वो 18 से होती है, या तो 18 से 40 साल होती है, 18 से 50 साल होती है, 18 से 60 साल, ऐसे करके होती है। 18 साल मैक्सिमम होती है। तो आपने ये पढ़ा होगा, है ना, अगर आपने थोड़ा सा भी आपने अच्छी से प्रिपरेशन करी है तो आपको इतना तो पता होगा जी कि मैक्सिमम जो स्कीम्स है ना ये 18 साल से इनकी एज शुरू होती है। तो 18 साल देखो किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये कर दिया एलिमिनेट, इसमें नहीं है, ये कर दिया एलिमिनेट। ठीक है, आप बचे दो ऑप्शंस के साथ, तो या तो 40 होगा, ये 50 होगा। अब एग्जामिनर है बड़ा स्मार्ट, उसने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए 55 ईयर्स लिख दिया है। ठीक है, आप अगर फर्स्ट लाइन में देखोगे तो उसने साफ साफ बोला हुआ 18 से 50 साल, उसी ने खुद ने ही बोला हुआ है, बट आप कंफ्यूज हो जाओ इसलिए उसने एक और अलग नंबर वाली लाइन ऐड कर दी, है ना। बट डेफिनेटली यहाँ पर जो है 50 साल जो है यही आंसर होगा। तो इन चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को आप समझोगे, आइडेंटिफाई करोगे, एलिमिनेट करोगे, और अगर 5 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर लो, 2 ऑप्शंस के बीच में फंस जाओ, ट्रस्ट मी वैसे क्वेश्चंस पर आपको रिस्क लेना है। बिना रिस्क के पेपर क्लियर नहीं होगा। ऐसा नहीं होने वाला कि आप जिसका भी कट ऑफ क्लियर होगा वो डेफिनेटली रिस्क लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चन उसने रिस्क नहीं लिया और उसका कट ऑफ क्लियर हो गया, वो रिस्क लेगा, है ना, रिस्क लेगा। तो अगर आप 2 के बीच में फंस जाओ तो यहाँ पर 50% चांसेस है आपके कि आपका क्वेश्चन सही होगा। तो रिस्क लेना महंगा नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है कॉमन सेंस रूल। कॉमन सेंस रूल देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे जहां पर आप सिर्फ कॉमन सेंस है, अगर आपने वो टॉपिक भी नहीं पढ़ा बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपने करंट अफेयर्स को फॉलो किया है, आपको पता है कौन सी बॉडी क्या काम करती है, कौन से स्टेट में क्या है, यानी थोड़ा थोड़ा जनरल नॉलेज है आपको हर चीज़ की, तो आप ये कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो कौन मैनेज करता है? RBI, सेबी, PFRDA, नाबार्ड, एग्जिम। अब बड़ा आसान सा सवाल है, आई एम श्योर इसका आंसर आपको आता होगा, बट आंसर जानना यहाँ जरूरी नहीं है। यहाँ ये जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर 9 जुलाई को हमें पेपर में दिखे तो हमें क्या करना है। तो जी लैंग्वेज को पहचानना है, हमें कॉमन सेंस लगानी है। पेंशन की बात हो रही है तो एग्जिम बैंक तो क्या ही करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बैंक होता है, नाबार्ड रूरल एरियाज के लिए होता है। ठीक है, फिर हमारा जी सेबी, RBI ये तो क्या ही करेंगे, है ना, सेकेंडरी मार्केट के लिए होता है। ऑफ कोर्स इसका आंसर मुझे पता है, आप सभी को पता है, बट आपको करना है कॉमन सेंस का इस्तेमाल और ऑप्शंस को एलिमिनेट करते करते सही आंसर पर पहुंच जाना है। ऐसे ही आपको लैंग्वेज को कैच करना है। अगर कोई स्कीम का नाम हो, उसकी मिनिस्ट्री आप गेस करोगे, उस स्कीम का नाम सोच के उस स्कीम को 2 सेकंड तक अच्छे से देखना, एनालाइज करना हर एक शब्द को, और फिर आप मिनिस्ट्री तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जी डिटेक्टिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज पकड़ना सीखो। बहुत सारे स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, आप सभी को पता है। जैसे लैंग्वेज होती है वैसे ही वहाँ के नेशनल पार्क्स, वहाँ के डैम्स, वहाँ के रिवर्स, या जो भी आपके फैक्चुअल GA में आता है उनके नाम होते हैं अकॉर्डिंगली स्टेट वाइज। अगर कोई हरियाणा का है तो उस हिसाब से नाम होगा, कोई नॉर्थ ईस्ट का है तो उस हिसाब से नाम होगा, कोई साउथ का है, मधुमलाई हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें साउथ के लैंग्वेज अलग होती है, नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज अलग होती है। जैसे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये आपको पता है नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, लैंग्वेज से पता चल रहा है। ठीक है, मधुमलाई नेशनल पार्क हमें पता चल रहा है कि जी ये साउथ का नाम है। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये 100% आपको करेक्ट करवा देगा, बट एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। और ट्रस्ट मी, वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा बहुत बड़ा होता है। तो ये लास्ट मोमेंट में जब आप एकदम फंस जाओ, आपको नहीं आंसर आ रहा है और आपको रिस्क लेना है, क्योंकि आपको पता है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़े एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। वहां पर ये सारी चीजें जो मैं आज बता रही हूँ, ये सारी चीजें हेल्प करने वाली हैं। तो ट्रस्ट मी, इस तरीके से आप लैंग्वेज को डिटेक्ट करके, और थोड़ा सा अगेन जैसा कि मैंने बोला, ये सारी चीज़ें आपको तब आएंगी जब आपको थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज का ज्ञान होगा, है ना। आपको पता होगा कि कौन से स्टेट में क्या चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, कहाँ पर कौन सा स्पोर्ट्स ज़्यादा खेला जाता है, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा अगर आपको स्टेट्स वगैरह का आइडिया होगा तो आप डेफिनेटली लैंग्वेज को भी डिटेक्ट कर लेंगे, कॉमन सेंस भी अप्लाई कर लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबल आंसर को भी टिक कर देंगे। राइट, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल गेस। अब देखो, गेस वर्क जरूरी है, बट नॉर्मल गेस वर्क नहीं करना होता, तुक्केबाजी नहीं करनी है हमने। ठीक है, ABC करके आंख बंद करके जहां टिक लगा वहां लगा दिया, नहीं, ये वाली गेस वर्क नहीं करना है। एजुकेशनल गेस हमें करना है, ठीक है, यानी पढ़ा लिखा गेस करना है। तुक्केबाजी, खाली तुक्केबाजी नहीं करनी है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जी कि PM केयर्स फंड बताइए कब इस्टेब्लिश हुआ था। अब अगर आप न्यूज़पेपर अगेन फॉलो करते हैं तो आपने थोड़ा बहुत, ये PM केयर्स फंड बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में रहा था कोविड के टाइम पे, क्योंकि
चीज़ में कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, सरकार इसको रिवील नहीं कर रही थी और बहुत सारे लोग इस पे क्वेश्चन उठा रहे थे कि ये कैसा फंड क्रिएट कर दिया है, इसको पीएम संभाल रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा, हमें कुछ नहीं पता है। बहुत सारे लोगों ने आरटीआई फाइल करी, तो बहुत कंट्रोवर्सी में था। तो अगर वो कंट्रोवर्सी आपको ध्यान होगी तो आपको ये पता होगा कि ठीक है, कोविड के टाइम पे जो है ये फंड बना था। अब कोविड के टाइम पे बना था तो 17 में नहीं बन सकता जी, 18 में नहीं बन सकता, 21 में नहीं बन सकता, 19 या 20 में बना होगा, क्योंकि कोविड का तो नाम ही कोविड-19 है, यानी 2019 में शुरू हुआ है ना। अब अगर थोड़ा सा और इन दोनों आंसर के बीच में फंस जाओ, थोड़ा और अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो कोविड-19 में शुरू हुआ है। तो शुरू होते ही तो हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी महामारी बन जाएगी कि हमें फंड क्रिएट करना पड़ेगा और ऐसे इतनी बड़ी लहर आएगी और ये सारी चीज़ें, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि कोविड आते ही हमने एक फंड बना दिया कि चलो नहीं, ठीक है, धीरे धीरे जब हमें पता चला 2020 तक ये तो बहुत ही बड़ी महामारी है, तब जाके हमने एक फंड क्रिएट किया लोगों की हेल्प करने के लिए, राइट। सो बेसिकली 2020 इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप अगर एजुकेशनल गेस लगाओगे, ये एजुकेशनल गेस भी आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और डेफिनेटली आप दूसरों से बेटर स्कोर कर पाएंगे, राइट। चलिए, डू नॉट लर्न द मिनिस्ट्री। ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जब भी पढ़ाती हूँ ये कहती हूँ कि मिनिस्ट्री लर्न मत करो, मिनिस्ट्री को गेस करो। जब आप पढ़ रहे हो ना, मिनिस्ट्री स्कीम्स पढ़ रहे हो ना, तो मिनिस्ट्रीज को लर्न मत करो। मिनिस्ट्रीज याद होती ही नहीं है, मिनिस्ट्री बहुत कंफ्यूजिंग होती है, यानी याद नहीं होंगी, उनको गैस करो। गैस करने में पता है क्या होगा, आपको एक तो तुरंत याद हो जाएगा, और अगर आपने गलत गैस किया है ना तो वो भी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आपको पता है नेगेटिव बातें ज़्यादा जल्दी फिट होती है, तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और गैस करते टाइम आपको जो है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा, राइट। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ उड़ान है, हमें पता है उड़े देश का आम नागरिक, तो उड़े देश का आम नागरिक की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ही होगा, है ना। सो ऐसे करके जो है आप गेस करो। अभी भी आपके पास टाइम है, जब आप पूरा मिनिस्ट्रीज या कुछ भी स्कीम्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो तो मिनिस्ट्रीज पे हाथ रख लिया करो जहां भी आप पढ़ रहे हो और गेस करने की कोशिश किया करो। हाथ हटाओगे तो या तो सही मिलेगा या गलत मिलेगा, और दोनों के ही फायदे हैं। सही मिला तो कॉन्फिडेंस गेन होगा और आपको पता है कि आप कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव मिलेगा तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और फाइनल एग्जाम में आप उसको गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलो, सो ओके। और तीसरी चीज है टाइमर। टाइमर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग कि क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, बट इतने टाइम में, आपको पता है 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 25 मिनट है हमारे पास, ठीक है। इतने टाइम में 80 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। अगर मैं करंट अफेयर्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, इतने टाइम में करके दिखाओ। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी भी जब भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, टाइमर के बिना प्रैक्टिस मत करना, और एमसीक्यू को बाद में एनालाइज जरूर करना कि आपकी अगर गलती हुई है तो वो क्यों हुई है, लैक ऑफ रिविजन की वजह से हुई है या फिर आपने कोई सिली मिस्टेक करी है, कुछ भी जो भी आपके एनालिसिस हो, एनालिसिस जरूर करना। बिना एनालिसिस का एमसीक्यू का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चंस रिपीट होंगे ऐसा नहीं होता है। एमसीक्यू इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है ताकि उसका एनालिसिस कर पाए, उससे कुछ लर्निंग्स ले पाए और वो लर्निंग्स अपने फाइनल एग्जाम में अप्लाई करें, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको एमसीक्यू की और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो मैंने आप सभी के लिए एक फ्री कोर्स लॉन्च करा है यूट्यूब पर, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ पर। रोज़ शाम को 6:30 बजे मैं आपके साथ लाइव आती हूँ, जहाँ पर मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड आरबीआई में आने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती हूँ। आप मेरे साथ यहाँ पर ज़रूर जुड़े, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ पर। उसके साथ साथ मैं जो है नेक्स्ट सैटरडे यानी दिस सैटरडे 10 जून को जो है 6 महीने के आरबीआई सर्कुलर्स लेकर आ रही हूँ। अगेन 6 बजे, टाइम मेरा सेम रहेगा, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़, चैनल सेम रहेगा, ठीक है। 10 जून डेट याद रख लीजिए। हर सैटरडे मैं कुछ ना कुछ आपके लिए एक मैराथन लेकर आ रही हूँ। पिछली बार मैंने 6 महीने का गवर्नमेंट स्कीम्स लिया था, उसकी पीडीएफ भी दे दी है, और इस बारी जो है आरबीआई सर्कुलर ले रही हूँ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम है, जीएन करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम। यहीं पर मैं सारे जो ये 6 महीने की मैराथन्स ले रही हूँ ना, 6 महीने के गवर्नमेंट स्कीम, 6 महीने का आरबीआई सर्कुलर, 6 महीने के करंट भी लूंगी, सारी चीजें लूंगी। ये सारी पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करूंगी। ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाय एवरीवन।